नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है लॉसवेल का संचार मॉडल। लॉसवेल के संचार मॉडल को विस्तार पूर्वक समझने के लिए सबसे पहले हम आपको आज इस परिचर्चा में यह समझाने का प्रयास करेंगे कि संचार की परिभाषा क्या है, संचार माध्यम किसे कहते हैं, संचार के प्रारूप कितने प्रकार के हैं, लॉसवेल के संचार मॉडल का फॉर्मूला क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, संचार के मुख्य तत्व क्या हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं अनुराग रंजन सिंह, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर प्रोड्यूसर कार्यरत हैं, और मैं पायल अरोड़ा। आज के इस व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। संचार की परिभाषा को जानना, संचार माध्यम को जानना, संचार के प्रारूपों को समझना, लॉसवेल के संचार मॉडल और फॉर्मूले को समझना, संचार की प्रक्रिया को जानना, संचार के मुख्य तत्वों को जानना। संचार शब्द का सामान्य अर्थ होता है किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। शाब्दिक अर्थों में संचार अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अर्थात संचार शब्द से तात्पर्य सूचना देने वाले संचारक यानी सेंडर और सूचना ग्रहण करने वाले प्रापक यानी रिसीवर के मध्य उभयनिष्ठता स्थापित करने से है। इससे संचारक और प्रापक के मध्य समझदारी व साझेदारी विकसित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों में सहभागी बनता है। संचार का आधार संवाद और संप्रेषण है। विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों ने संचार को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन किसी एक परिभाषा पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी है। कुछ प्रचलित परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी वगैरह का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, उसे संचार कहते हैं। चार्ल्स सी ऑस्गुड के अनुसार आमतौर पर संचार तब होता है जब एक सिस्टम या स्रोत किसी दूसरे या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करें। लुई ए एलन के अनुसार संचार उन सभी क्रियाओं का मिला-जुला रूप है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। संचार अर्थों का एक पुल है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया शामिल है। कैथ डेविस के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना भेजने तथा समझने की विधि है। यह आवश्यक तौर पर लोगों में अर्थ का एक पुल है। पुल का प्रयोग करके एक व्यक्ति आराम से गलत समझने की नदी को पार कर सकता है। एलन के अनुसार संचार से तात्पर्य उन समस्त तरीकों से है जिनको एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने या समझाने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। मैकडेविड और हरारी के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संचार से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच विचारों और अभिव्यक्तियों के आदान प्रदान से है। क्रच एवं साथियों के अनुसार किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग भी संचार है। यद्यपि मनुष्यों में संचार का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग हो सकता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान, सूचना, जानकारी और मनोभावों को आदान प्रदान करना ही संचार है। संचार माध्यम से आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यम। संचार माध्यमों के विकास के पीछे कुछ मुख्य कारण मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना है। वर्तमान समय में संचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध और निकटता है। इसके जरिए जन सामान्य की रुचि और हितों को स्पष्ट किया जाता है। संचार माध्यमों ने ही सूचना को सर्वसुलभ कराया है। तकनीकी विकास से संचार माध्यम भी विकसित हुए हैं
तथा इससे संचार अब ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडिया से बना है, यानी मीडियम का बहुवचन, जिसका अभिप्राय होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। संचार माध्यम ही संप्रेषक और श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के साथ जैसे जैसे संचार प्रक्रिया का विकास होता गया, वैसे वैसे संचार के मॉडलों का भी। इसलिए संचार का अध्ययन मॉडलों के अध्ययन के बगैर अधूरा माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, संचार शास्त्र, प्रबंध विज्ञान इत्यादि के अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान में मॉडलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाज वैज्ञानिकों व संचार विशेषज्ञों ने अपने अपने समय के अनुसार संचार के विभिन्न मॉडलों को विकसित किया है। सामान्य अर्थों में हिंदी भाषा के मॉडल शब्द से अभिप्राय रेखांकन से लिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मॉडल से अभिप्राय किसी वस्तु को उसके छोटे रूप में प्रस्तुत करना है। मॉडल वास्तविक संरचना न होकर उसकी संक्षिप्त आकृति होती है, जैसे पूरी दुनिया को बताने के लिए छोटा सा ग्लोब। किसी सामाजिक घटना अथवा इकाई के व्यवहारिक स्वरूप को बताने के लिए अनुभव के सिद्धांत के आधार पर तैयार की गई सैद्धांतिक रूपरेखा को मॉडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में मॉडल किसी घटना अथवा इकाई का वर्णन मात्र नहीं होता है, बल्कि उसकी विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है। मॉडल के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली जानकारी या सूचना वास्तविक जानकारी या सूचना के काफ़ी करीब होती है। इस प्रकार मॉडल देखने में भले ही काफ़ी छोटा हो, लेकिन अपने अंदर वास्तविकता की व्यापकता को समेटे होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने मॉडल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। मॉडल प्रतीकों एवं क्रियान्वित नियमों की एक ऐसी संरचना है जो किसी प्रक्रिया के अस्तित्व से संबंधित बिंदुओं के समानीकरण के लिए संकल्पित की जाती है। मॉडल संचार यथा घटना, वस्तु, व्यवहार का सैद्धांतिक तथा सरलीकृत प्रस्तुतिकरण है। किसी घटना, वस्तु अथवा व्यवहारात्मक प्रक्रिया के चित्रात्मक, रेखात्मक या वाचिक अभिव्यक्ति का मॉडल है। मॉडल एक ऐसी विशेष प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसे किसी अज्ञात संबंध अथवा वस्तुस्थिति की व्याख्या के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशीलता के अनुपात में संचार प्रक्रिया की जटिलता घटती बढ़ती रहती है। संचार मॉडल सिद्धांतों पर आधारित संरचना होती है जिसमें व्यक्ति व समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की अवधारणाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इसलिए संचार मॉडल की संरचना संचार प्रक्रिया की समझ व परिभाषा पर निर्भर करती है। संचार शास्त्री डेविटो के शब्दों में संचार मॉडल संचार की प्रक्रियाओं व विभिन्न तत्वों को संगठित करने में सहायक होती है। ये मॉडल संचार के नए नए तथ्यों की खोज में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुभवजन्य व शोध कार्यों के माध्यम से ये मॉडल भावी अनुसंधान के लिए संचार में संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इन मॉडलों की मदद से संचार में संबंधित पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। संचार की विभिन्न प्रक्रियाओं व तत्वों का मापन किया जा सकता है। संचार का यह मॉडल तीर की तरह होता है, जिसके अंतर्गत संचारक अपने संदेश को सीधे प्रापक के पास प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ संचार मॉडल के अंतर्गत केवल संचारक अपने विचार, जानकारी, अनुभव इत्यादि को सूचना के रूप में संप्रेषित करता है। दी गई सूचना के संदर्भ में प्रापक अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, अथवा प्रतिक्रिया करता है तो संचारक उससे अनजान रहता है। इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इस मॉडल से स्पष्ट है कि इस सूचना का प्रवाह संचारक से प्रापक तक एक तरफा होता है, जिसमें संचार माध्यम मदद करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि की मदद से सूचना का संप्रेषण एक तरफा संचार का उदाहरण है।
इस मॉडल का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सूचना के प्रवाह को मात्र संचार माध्यमों की मदद से दर्शाया गया है, जबकि समाज में सूचना का प्रवाह बगैर संचार माध्यमों के प्रत्यक्ष भी होता है। संचार के इस माध्यम में संचारक और प्रापक की भूमिका समान होती है। दोनों अपने अपने तरीके से संदेश संप्रेषण का कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर संदेश संप्रेषण के दौरान रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे संचार माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ती है। दो तरफा संचार मॉडल में संचारक और प्रापक को समान रूप से अपनी बात कहने का भरपूर मौका मिलता है। संचारक और प्रापक के आमने सामने न होने की स्थिति में दो तरफा संचार के लिए टेलीफोन, मोबाइल, एसएमएस, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैटिंग, अंतर्देशीय व पोस्टकार्ड जैसे संचार माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल व एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स व चैटिंग अत्याधुनिक संचार माध्यम है, जिनका उपयोग करने से संचारक और प्रापक के समय की बचत होती है। जबकि अंतर्देशीय व पोस्टकार्ड परंपरागत संचार माध्यम है, जिसमें संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश को प्रापक तक पहुंचने में पर्याप्त समय लगता है। समाज में दो तरफा संचार माध्यम के बगैर भी होता है। पति पत्नी, गुरु शिष्य, मालिक नौकर इत्यादि के बीच वार्तालाप की प्रक्रिया दो तरफा संचार का उदाहरण है। इस मॉडल से स्पष्ट है कि सूचना का प्रवाह संचारक से प्रापक की ओर होता है। समय, काल व परिस्थिति के अनुसार संचारक और प्रापक की भूमिका बदलती रहती है। संचारक से संदेश ग्रहण करने के बाद प्रापक जैसे ही अपनी बात को कहना शुरू करता है, वैसे ही वह संचारक की भूमिका का निर्वाह करने लगता है। इसी प्रकार उसकी बात को सुनते समय संचारक की भूमिका बदलकर प्रापक की भूमिका हो जाती है। हेराल्ड डी लॉसवेल अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी संचार शोध के क्षेत्र में थी। इन्होंने सन 1948 में संचार का एक शाब्दिक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे दुनिया का पहला व्यवस्थित मॉडल कहा जाता है। यह फॉर्मूला प्रश्न के रूप में था। लॉसवेल के अनुसार संचार की किसी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका इन 5 प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना है, जैसे कौन यानी हु, क्या कहा, सेज व्हाट, किस माध्यम से, इन विच चैनल, किससे, टू whom, किस प्रभाव से, विद व्हाट इफेक्ट। इसे रेखाचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर से जहां संचार प्रक्रिया को आसानी से समझने में सहूलियत मिलती है, वहीं संचार शोध के 5 क्षेत्र भी विकसित होते हैं, जो इस तरह हैं। हु, कम्युनिकेटर एनालिसिस यानी संचारकर्ता विश्लेषण। सेज व्हाट, मैसेज एनालिसिस यानी अंतर वस्तु विश्लेषण। मी, इन विच चैनल, मीडियम एनालिसिस यानी माध्यम विश्लेषण। टू whom, ऑडियंस एनालिसिस यानी श्रोता विश्लेषण। एंड फिफ्थ, विद व्हाट इफेक्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस यानी प्रभाव विश्लेषण। हेराल्ड डी लॉसवेल ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रचार की प्रकृति, तरीका और प्रचारकों की भूमिका विषय पर अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि आम जनता के विचारों, व्यवहारों व क्रियाकलापों को परिवर्तित या प्रभावित करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर लॉसवेल ने अरस्तु के संचार मॉडल के दोषों को दूर कर अपना शाब्दिक संचार फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें अवसर के स्थान पर संचार माध्यम का उल्लेख किया। लॉसवेल ने अपने संचार मॉडल का निर्माण बहुवादी समाज को केंद्र में रखकर किया, जहां भारी संख्या में संचार माध्यम और विविध प्रकार के श्रोता मौजूद थे। हेराल्ड डी लॉसवेल ने अपने संचार मॉडल में फीडबैक को प्रभाव के रूप में बताया है तथा संचार प्रक्रिया के सभी तत्वों को सम्मिलित किया है। स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी शिकागो के सदस्य रह चुके हेराल्ड डी लॉसवेल के फॉर्मूले को संचार प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसके बावजूद संचार विशेषज्ञों ने इसे इन सीमाओं तक ही प्रभावी बताया है। लॉसवेल का फॉर्मूला एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण सीधी रेखा में कार्य करता है। इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है। संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। संचार को जिन 5 भागों में विभाजित किया गया है, वे सभी आपस में अंतर संबंधित हैं।
संचार के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को नज़रअंदाज किया गया है। वह संदेश प्रापक को आसानी से समझ में आता है जिसमें स्पष्टता होती है। अतः संप्रेषण के लिए संदेश की संरचना सरल से सरल तथा सामान्य से सामान्य शब्दों में करना चाहिए। सरल व सामान्य शब्दों में संप्रेषित संदेश के अर्थों को समझने में प्रापक को परेशानी नहीं होती है। संचारक से प्रापक स्पष्ट शब्दों में संदेश संप्रेषित करने की अपेक्षा भी रखता है। यही कारण है कि उलझाऊ तथा मुहावरा युक्त संदेश को प्रापक नज़रअंदाज कर देता है। संदेश में संदर्भ का होना आवश्यक है, क्योंकि संदर्भ में स्वतः ही संदेश की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। संदर्भ के कारण संदेश में गलती होने की संभावना कम होती है। यदि किसी कारण से गलती हो भी जाती है तो वह आसानी से पकड़ में आ जाती है। संदर्भ के कारण संबंधित पक्ष की सहभागिता भी सिद्ध होती है। संचार कभी समाप्त न होने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसके संदेश में एक साथ कई तथ्यों का समावेश होने की स्थिति में निरंतरता का होना आवश्यक है। यहाँ निरंतरता से तात्पर्य मुख्य तथ्य के बाद क्रमशः क्रम महत्वपूर्ण, उससे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण तथा अंत में बगैर महत्व के तथ्य से है। प्रभावी संचार के लिए आदर्श संदेश वह होता है जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की पुनरावृत्ति होती है। इसका लाभ यह है कि यदि पहली बार में संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश के अर्थ को किसी कारण से प्रापक समझ नहीं पाता है, तो दूसरी या तीसरी बार में अवश्य ही समझ लेता है। संचार प्रक्रिया का मूल आधार विश्वास है, जो संचारक की नियत पर निर्भर करता है। संदेश के विश्वसनीय होने पर प्रापक के मन में संचारक के प्रति अच्छी छवि बनती है। एक समय ऐसा भी आता है जब संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश की गारंटी प्रापक स्वयं दूसरे को देने लगता है। इस दृष्टि से खरा न उतरने वाले संचारकों को प्रापक शीघ्र ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। इसलिए प्रभावी संचार के लिए संदेश में विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। प्रापकों का निर्धारण संदेश की विषय वस्तु के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए आदर्श संदेश की विषय वस्तु प्रापकों की स्थिति, कला, संस्कृति आदि के अनुरूप तैयार करना चाहिए। इससे संचारक के प्रति प्रापक का विश्वास बढ़ता है। संचार प्रक्रिया में माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिस्थिति, प्रापक और संदेश के अनुसार माध्यम की प्रभावशीलता घटती बढ़ती रहती है। इसलिए प्रभावी संचार के लिए माध्यम का चुनाव संदेश और प्रापक की स्थिति को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है। संचारक को ऐसे माध्यम का चुनाव करना चाहिए जिसकी प्रापक के बीच पहुंच जाने के साथ साथ लोकप्रियता भी हो। नए माध्यमों का चुनाव काफ़ी सोच विचार कर करना चाहिए। कई बार नए संचार माध्यम अप्रभावी साबित होते हैं। प्रभावी संचार के लिए संदेश में पूर्णता का होना आवश्यक है। यहाँ पूर्णता से तात्पर्य संपूर्ण जानकारी से है। जिस संदेश में पूर्ण या संपूर्ण जानकारी होती है, उसे ग्रहण करने के उपरांत प्रापक आत्मसंतोष महसूस करते हैं। आदिकाल में आज की तरह संचार माध्यम नहीं थे, तब भी मानव संचार करता था। वर्तमान युग में संचार माध्यमों की विविधता के कारण संचार प्रक्रिया में तेजी आई है, लेकिन उसके सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन संचार माध्यमों और आधुनिक संचार माध्यमों में संचार प्रक्रिया का सैद्धांतिक स्वरूप एक जैसा ही है। आमतौर पर संचार 5 प्रक्रियाओं में संपन्न होता है, जो इस प्रकार से हैं। पहली प्रक्रिया। संचार की पहली प्रक्रिया में मुख्यतः 3 तत्व भाग लेते हैं: संचारक, संदेश और प्रापक। इसके अंतर्गत संचार एक मार्गीय होता है। संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश सीधे प्रापक तक पहुंचता है।
दिखाए गए इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि संचार की पहली प्रक्रिया में संचारक और प्रापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संचार को तभी प्रभावी या सार्थक कहा जा सकता है जब संचारक और प्रापक मानसिक व भावनात्मक दृष्टि से एक ही धरातल पर हो तथा संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश के अर्थों को प्रापक समझता हो। दूसरी प्रक्रिया। संचार की दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संचारक और प्रापक को क्रमशः एक दूसरे की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य एक पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। दिखाए गए इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया द्विमार्गीय होने के कारण निरंतर चलती रहती है। इसके अंतर्गत संचारक से संदेश ग्रहण करने के उपरांत प्रापक जैसे ही कुछ कहना शुरू करता है वैसे ही संचारक की भूमिका में आ जाता है। उसकी बातों को सुनते समय संचारक की भूमिका बदलकर प्रापक जैसी ही हो जाती है। तीसरी प्रक्रिया। संचार की तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत संचारक निर्णय लेता है कि उसे कब, क्या, किसे और किस माध्यम से संप्रेषित करना है। अर्थात संचारक संदेश संप्रेषित करने के लिए संचार माध्यम का चुनाव करता है। दिखाए गए इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि संचारक अपने संदेश और प्रापक की स्थिति के अनुसार संचार माध्यम का चुनाव करता है। संचारक अपने संदेश को बोलकर, लिखकर, रेखा चित्र बनाकर या शारीरिक क्रिया द्वारा संप्रेषित कर सकता है। प्रापक सुनकर, पढ़कर, देखकर या छूकर संदेश को ग्रहण कर सकता है। चौथी प्रक्रिया। संचार की चौथी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रापक किसी माध्यम से प्राप्त संचारक के संदेश को ग्रहण करने के उपरांत अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर व्याख्या करता है। उसके बाद बोलकर, लिखकर या अपने भाव भंगिमाओं से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया के दौरान प्रापक के फीडबैक प्राप्त करते हुए एक कुशल संचारक अपनी बात को आगे बढ़ाता है तथा संदेश में आवश्यकता अनुसार बदलाव भी करता है। फीडबैक न मिलने की स्थिति में संचारक का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पांचवी प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया में संचारक अपने संदेश को गुप्त भाषा में कूट यानी एनकोड करता है और किसी माध्यम से संप्रेषित करता है। प्रापक संदेश को प्राप्त करने के बाद गुप्त भाषा को समझ यानी डिकोड लेता है तथा अपने फीडबैक को व्यक्त कर देता है, तो संचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जिससे संदेश कमज़ोर, विकृत और अप्रभावी हो जाता है। इस रेखा चित्र में संचारक यानी एनकोडर वह व्यक्ति है जो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। संदेश शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का हो सकता है। किसी माध्यम से संदेश प्रापक तक पहुंचता है। प्रापक संदेश को प्राप्त करने के बाद व्याख्या यानी डिकोड करता है, फिर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक व्यक्त करता है। इस प्रक्रिया में कुछ बाधा यानी नॉइज उत्पन्न होती है, जिससे संचार का प्रभाव कम हो सकता है। संचार एक सतत प्रक्रिया है जिससे 6 तत्व एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। संचारक यानी कम्युनिकेटर। संचार प्रक्रिया में संचारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह प्रापक की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार संदेश का निर्माण करता है। संचारक संदेश का स्रोत व निर्माता होता है। दूसरे शब्दों में संचारक वह व्यक्ति होता है जो संचार प्रक्रिया की शुरुआत करता है। इसे कम्युनिकेटर, सेंडर, स्रोत, संप्रेषक, एनकोडर, संवादक इत्यादि नामों से जाना जाता है। संप्रेषित संदेश का प्रापक पर क्या और कितना प्रभाव होगा, यह संचारक के संप्रेषण कला और ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। संदेश यानी मैसेज। संचार प्रक्रिया में विचारों व अनुभवों का संप्रेषण होता है। विचार व अनुभव को ही संदेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में
प्रापक से संचारक जो कुछ कहना चाहता है वह संदेश है। संदेश लिखित, मौखिक, प्रतीकात्मक तथा शारीरिक हाव भाव के रूप में होता है। संदेश को अंतर्वस्तु यानी कंटेंट्स भी कहा जाता है। प्रायः संदेश का निर्माण अंतः वैयक्तिक संचार के रूप में होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसी रूप में प्रापक तक पहुँचे। एक संदेश अलग अलग माध्यमों से अलग अलग प्रापकों तक अलग अलग रूपों में पहुँचता है। संदेश का निर्माण करते समय संचारक को संदेश की विषय वस्तु, संदेश की विवेचना, संदेश माध्यम, प्रापक के ज्ञान का स्तर इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। इनमें से किसी एक का गलत चयन होने पर प्रभावी संचार संभव नहीं है। माध्यम यानी चैनल। संचार प्रक्रिया में माध्यम सेतु की तरह होता है जो संचार और प्रापक को जोड़ने का कार्य करता है। संदेश किस तरह के श्रोताओं तक किस गति से तथा कितने समय में पहुंचना है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। समाचार पत्र, टेलीविज़न चैनल, रेडियो, वेब पोर्टल्स, ईमेल, फैक्स, टेलीप्रिंटर, मोबाइल इत्यादि संचार के अत्याधुनिक माध्यम हैं। संप्रेषित संदेश की सफलता उसके माध्यम पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए समाचार पत्र व ईमेल से भेजा गया संदेश केवल साक्षर लोगों के बीच, जबकि रेडियो व टेलीविज़न से संप्रेषित संदेश साक्षर व निरक्षर दोनों के बीच प्रभावी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि माध्यम और संदेश के बीच सामंजस्य पर संचार की प्रभावशीलता निर्भर करती है। प्रापक यानी रिसीवर। प्रापक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको ध्यान में रखकर संचारक अपने संदेश का निर्माण, उचित माध्यम का चुनाव और संप्रेषण करता है। प्रापक कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। प्रापक को संग्राहक, ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, डिकोडर इत्यादि नामों से जाना जाता है। संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश को प्रापक पढ़कर, सुनकर, देखकर, चखकर व स्पर्श कर ग्रहण करता है। देखने या सुनने या पढ़ने या सोचने की क्षमता के अभाव में प्रापक संदेश के अर्थों को 100% ग्रहण नहीं कर सकता है। फीडबैक। संचारक से संदेश ग्रहण करने के उपरांत प्रापक उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे प्रत्युत्तर, प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहा जाता है। बेहतर संचार के लिए बेहतर फीडबैक का होना आवश्यक है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचारक के संदेश को प्रापक ने ग्रहण किया है या नहीं। अनुभवी संचारक संप्रेषण के दौरान ही प्रापक से फीडबैक लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जैसे ही बोलना शुरू करता है वैसे ही प्रापक अपने चेहरे पर हाव भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता है। फीडबैक से संचारक को पता चलता है कि संदेश संप्रेषण में गलती हो रही है या नहीं। फीडबैक सकारात्मक या नकारात्मक तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। शोर यानी नॉइज़। संचार प्रक्रिया में शोर एक प्रकार का अवरोध है जो संप्रेषित संदेश के प्रभाव को कम करता है। शोर को बाधा भी कहा जाता है। संचारक जिस रूप में संदेश को भेजता है उसी रूप में प्रापक तक 100% पहुंच जाए तो माना जाता है कि संचार प्रक्रिया में कोई अवरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सभी संप्रेषित संदेश के साथ कोई न कोई शोर अवश्य जुड़ जाता है जो संचारक द्वारा भेजा गया नहीं होता है। उदाहरणार्थ, रेडियो या टेलीविज़न पर आवाज़ के साथ सरसराहट का आना, मोबाइल पर वार्तालाप के दौरान आसपास की ध्वनियों का जुड़ जाना इत्यादि। संचार एक अनवरत प्रक्रिया है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर मानव सभ्यता के साथ हुई है। प्रारंभिक युग में मानव अपनी भाव भंगिमाओं और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से संचार करता था, किंतु आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी अनुसंधान के कारण संचार बुलंदी पर पहुंच गया है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, टेलीफोन,
मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स, टेलीप्रिंटर, इंटरकॉम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, केबल, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि संचार के अत्याधुनिक माध्यम हैं। संचार माध्यमों को अत्याधुनिक बनाने में युद्धों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक संचार को स्वतंत्र विषय नहीं माना जाता था। राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र तथा मनोविज्ञान के विशेषज्ञ अपने विषय की ज़रूरत के मुताबिक अध्ययन करते थे। हालांकि इसकी विशिष्टता का एहसास दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 के बाद होने लगा था। एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसके अध्ययन की आवश्यकता तब महसूस की गई जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 के दौरान जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर के प्रचार मंत्री गोइबल्स ने कहना शुरू किया, किसी झूठ को बार बार दोहराओ तो सच हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट का साम्राज्यवादी अमेरिका तथा दूसरे गुट का साम्यवादी सोवियत संघ नेतृत्व करने लगा। दोनों महाशक्तियों के बीच विदेशी उपनिवेश से मुक्त होने वाले भारत जैसे कुछ तीसरी दुनिया के देश थे जिन्हें अपने गुट में शामिल करने के लिए महाशक्तियों के बीच होड़ मची थी। इसके लिए दोनों अपने सैन्य बलों को अत्याधुनिक हथियारों, नाभिकीय व जैविक बमों तथा खुफिया तंत्रों को अत्याधुनिक संचार माध्यमों से लैस करने में लगे थे। इसी दौरान अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग ने इंटरनेट का आविष्कार किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने अपने इंटरनेट का दरवाज़ा दुनिया को उपयोग करने के लिए खोल दिया है, जो वर्तमान समय में सबसे त्वरित गति का संचार माध्यम है। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वह इस प्रकार थे: संचार की परिभाषा को जानना, संचार माध्यम को जानना, संचार के प्रारूपों को समझना, लॉसवेल के संचार मॉडल और फॉर्मूले को समझना, संचार की प्रक्रिया को जानना, संचार के मुख्य तत्वों को जानना। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके सुझाव